हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट के बारे में। इससे ये एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। इससे बीपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं 67 के अंदर एंड 69 के अंदर शायद इससे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इससे क्वेश्चन आए हैं और ये 38 मार्क्स के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे मेंस के लिए। ठीक है, और 70th के अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के मतलब समझ लो ऐसा 99% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। या तो 8 मार्क्स में तो बनेगा, इसका तो गारंटी ले रहा हूँ, और नहीं तो 38 मार्क्स के अंदर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है, या तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनेगा या इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम इसको आज पढ़ेंगे। और इससे पे जो बीपीएससी में है, जो पीवाईक्यू आए हुए हैं बीपीएससी के अंदर, ठीक है, पीवाईक्यू, उसको हम कंबाइन करके इस नोट्स को बनाएं, ताकि ये जो है ना देखेंगे कैसे एनालिसिस करके कि कैसे हम इससे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना काफी जरूरी है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसका जो ये पीडीएफ है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो क्यों इमरजेंस हुआ था, जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे किसके, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, देखिए इससे डायरेक्ट 38 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द मॉडरेट फेज। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा, पीआईक्यू के अंदर पूछा गया। तो उसी से मैंने ये बनाया कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर्मेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, जो इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ये जो फैक्टर्स वाला पार्ट है इसको आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये आप लिखेंगे पूरा। ठीक है, पहला ये हो गया, ये टॉपिक पहला हो गया। दूसरा अगर देखें तो इससे पूछा गया है क्या कि ब्रिटिश पॉलिसी जो है टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट वो क्या थी मॉडरेट के, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। और तीसरा टॉपिक हमसे पूछा गया है कि मॉडरेट का क्या रोल था, तो मैं आपको दिखाऊं मॉडरेट का क्या रोल था। तो उसका भी मैं यहाँ पे लिखा हूं कि कंट्रीब्यूशन जो है मॉडरेट्स का आईएनसी मूवमेंट के अंदर क्या था। ठीक है, तो ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं। और एक्सट्रीमिस्ट का भी देख लेंगे, अगर उससे भी क्वेश्चन बनता है तो हमारे पास कंटेंट होगा, हम डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मूवमेंट को अगर देखें तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था इसके फॉर्मेशन में वो थी लेगेसी ऑफ अर्लियर मूवमेंट। अर्लियर मूवमेंट जो हुआ था उसके लेगेसी जो है ये एक कारण था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बना था। ठीक है, इसके अंदर अगर देखें तो मैंने एकदम फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर अच्छे से किया है, आप इसी तरह से अपने नोटबुक में लिखेंगे जिसमें आंसर राइटिंग करते होंगे आप। ठीक है, तो लेगेसी देखें अर्लियर मूवमेंट का, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इमर्ज हुआ था ग्राउंड वर्क लेड बाय मूवमेंट, जैसे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में बना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो गया जो भी 1876 में बना। ये एफर्ट्स क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया के ग्रोइंग रिजॉल्व टू अपोज कॉलोनियल रूल एंड डिमांड किया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को। दूसरा कारण देखें तो सेफ्टी वॉल थ्योरी, जिसके वजह से यह रिस्पॉन्सिबल था इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए। सेफ्टी वॉल थ्योरी जो ए ह्यूम थे वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था आईएनसी को 1885 में। इस टाइम पे जो थे डफरिन के टाइम पे, कौन, तो डफरिन के टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, टैसिट अप्रूवल ऑफ वाइसराय लॉर्ड डफरिन के टाइम पे द थ्योरी सजेस्टेड द कांग्रेस वाज मींट टू एक्ट एज सेफ्टी वॉल। तो थ्योरी थी कांग्रेस की वो क्या था ना, सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता था इसको। चैनल इंडियन डिसकंटेंट इनटू पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड प्रिवेंट रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया गया कि क्या करे ना, जो इंडियन पब्लिक है वो इंडियन पब्लिक क्या करे कि अपना जो है ना कोई भी गुस्सा जो है एंगर, वो एक पीसफुल तरीके से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी बोला जाता है। तीसरा कारण देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक आइडिया। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन और डेमोक्रेटिक आइडिया, जैसे कि एक्सपोजर टू वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल और क्या है यूनिवर्सिटी। वेस्टर्न एजुकेशन जो एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल या यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस किया था
इंडियंस को कॉन्सेप्ट जैसे कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? तो वेस्टर्न एजुकेशन से आया। ठीक है, उसके बाद एजुकेटेड इलाइट्स जैसे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? आपको पता होगा, आपने पीडी में पढ़ा होगा। आईएनसी के जो पहला सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे। यूज दिस आइडिया टू क्रिटिक कॉलोनियल पॉलिसी। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन में ये लोग थे, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने क्या किया था? आइडिया को यूज किया था क्रिटिक कॉलोनियल पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी एक रीजन था जिसकी वजह से आईएनसी को फॉर्म किया गया था। ब्रिटिश पॉलिसी जैसे कि ब्रिटिश की पॉलिसी क्या होती थी? हेवी टैक्सेशन, काफी कर लगाती थी। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो होता था, इंडिया का रिसोर्स को कहाँ ले जाती थी? ब्रिटिश ले जाती थी। लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्या हो गया? पॉवर्टी हुई, गरीबी हुई। दादा भाई नौरोजी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दिए थे, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था हाउ वेल्थ वाज सिस्टमैटिकली ड्रेन, कैसे जो है उसको वेल्थ को, इंडिया के पैसे को, इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया जाता था इंडिया से ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, ये फ्यूलिंग क्या? डिमांड फॉर इकोनॉमिक जस्टिस। यही ये सब जो कारण है, इसके वजह से इकोनॉमिक जस्टिस का जो डिमांड है वो बढ़ने लगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखें तो अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो रीजनल ग्रुप जो है पूना सार्वजनिक सभा 1820 के अंदर जो बना, और मद्रास महाजन सभा 1884 में वो नर्चर किए एक्सचेंज क्या चीज के? तो इंडियन आइडेंटिटी और यूनिटी को जो पेविंग किया द वे फॉर ए नेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि आईएनसी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे उसके 1 2 3 4 5 6 और एक 7 7 पॉइंट्स लिख दिए। अगर आपसे डायरेक्ट फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर 8 मार्क्स में पूछता है तो आप इसका आंसर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक इंट्रो लिख देना इसके लिए इसी से कहीं से, और इंट्रो लिखने के बाद इसका एक कंक्लूजन लिख देना, और से 8 मार्क्स के लिए ये इनफ है। आप इंट्रो चाहो तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखना। इसमें से 2-4 पॉइंट जैसे कि आईएनसी एमर्ज हुआ था 1857 रिवोल्ट, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की वजह से, बस हो गया इतना लिख देना 8 मार्क्स वाले में। सेफ्टी वॉल थ्योरी जो एओ ह्यूम जो कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एओ ह्यूम ने क्या किया था 1885 के अंदर वायसराय लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या किया था? आईएनसी का फॉर्म किया था। इस तरह से आप लिख सकते हैं छोटा करके अगर जरूरत पड़े तो। उसके बाद ये देखिए हम इमरजेंस ऑफ इंडियन लीडरशिप, तो अर्ली लीडर्स जैसे कि नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया था? मोबाइलाइज किया एजुकेटेड इंडियंस को ताकि डिमांड करे रिफॉर्म्स थ्रू डायलॉग एंड पेटिशन। डायलॉग एंड पेटिशन, बातचीत करके, पेटिशन डाल करके। ठीक है, ताकि ये किसका, और ये वाला आपको पता होगा डायलॉग और पेटिशन का इस्तेमाल कौन करते थे? तो मॉडरेट्स करते थे। मॉडरेट्स के बारे में और हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर आगे वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर देखें तो रोल ऑफ न्यूज़पेपर का भी एक रोल था जिसके वजह से आईएनसी का एक रीजन है फॉर्म होने का। जर्नल्स जैसे कि द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका स्प्रेड किया था, फैलाया, क्या चीज फैलाया? तो नेशनलिस्ट आइडिया को, और इन्होंने फॉस्टरिंग किया पब्लिक अवेयरनेस को, यूनिटी को अगेंस्ट किसके? किसके अगेंस्ट यूनिटी? एकता बनाई तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पहला नंबर हो गया, वो तो ये तीसरा हो गया। दूसरा नंबर पे हम पहले देख लेते हैं किसको? कंट्रीब्यूशन जो है मॉडरेट फेज का वो आईएनसी में क्या था। ठीक है, अगर इसको देखें कंट्रीब्यूशन जो है मॉडरेट का आईएनसी के फेज के अंदर क्या था, इसको देखने के लिए हम आइए देखते हैं कि मॉडरेट्स, इसका जो मॉडरेट्स है 1885 से 1905, 1885 से 1905 के टाइम जो मॉडरेट्स थे उनका टाइम पीरियड यही था। उसके बाद 1905 के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे। ठीक है, तो डोमिनेटेड द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली फेज जो शुरुआती फेज थी उसको इन्होंने डोमिनेट किया था। दियर अप्रोच वाज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, इनका जो अप्रोच था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का इस्तेमाल करना है, डायलॉग का इस्तेमाल करना है, ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ बातचीत करके मामला को सुलझाना है। ठीक है, ऐसा उनका कुछ ये था, अप्रोच था। ठीक है, पहला नंबर देखिए इसका मेथड ऑफ एजिटेशन क्या था? तो इनका पहला काम था पेटिशन और रेजोल्यूशन को डालना, जैसे कि पेटिशन डालेंगे, रेजोल्यूशन पास करवाएंगे ब्रिटिश से बात करके। ठीक है, जैसे कि एट एनुअल कांग्रेस सेशन
मॉडरेट्स ने ड्राफ्ट किया था पिटीशन, डिमांड किया रिफॉर्म का, जैसे कि इंडियन पार्टिसिपेशन किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, एंड सिविल राइट्स। दीज वर सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया गया। तो कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट्स का, और एग्जाम में यही पूछता है कंट्रीब्यूशन क्या था मॉडरेट्स का इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट के अंदर, तो वही देखेंगे। ज्यादा भटक के नहीं पढ़ना, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है। आया तो 100% टकराएगा, नहीं टकराया नहीं टकराएगा, लेकिन टकराया तो 100% टकरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक जो है स्पीचेस एंड डायलॉग, पब्लिक स्पीचेस एंड डायलॉग है, देखें इसका इस्तेमाल करते थे मॉडरेट, जैसे कि लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले एम्फसाइज करते थे लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये क्या करते थे, इन मॉडरेट्स का जो मानना था कि हम दिखाएंगे किसको, लॉयल रहेंगे किसे लिए, तो लॉयल रहेंगे हम ब्रिटिश के लिए, ठीक है, ताकि ब्रिटिश हम पे क्या करे, ब्रिटिश हमको दे कुछ अच्छा अच्छा सा, जैसे कि कोई चीज हमको पास करवाना हो तो आसानी से पास हो जाए। इस तरह से ये लॉयल रहते थे, कि उनका मानना था कि ब्रिटिश के साथ लॉयल रह के हम कुछ कर सकते हैं, ब्रिटिश के साथ बातचीत करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कुरान के लिए लॉयल होते थे मॉडरेट, ठीक है। और वाज एडवोकेट करते, एडवोकेटिंग इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, छोटा छोटा रिफॉर्म्स चाहते थे, ठीक है। दे बिलीव करते थे क्या, ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 हम ब्रिटिश से मांगते जाएंगे और आजादी तक पहुंचेंगे, ऐसा इनका कुछ अप्रोच होता था मॉडरेट्स का, ठीक है। देन आए तो इकोनॉमिक क्रिटिक देखें, तो मॉडर्न जैसे कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त ने यूज किया स्टैटिकल डेटा, जो स्टैटिकल डेटा थे उसका इस्तेमाल करके इनको किनको, ब्रिटिश को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को इन्होंने एक्सपोज किया था, ठीक है। नारोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, उसका जो है बिकम एक कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसका इस्तेमाल किया था इन्होंने, जिसके अंदर बताया था कैसे वेल्थ जो है ड्रेन किया जाता है इंडिया से ब्रिटेन में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें तो की डिमांड्स, इनके की डिमांड्स क्या होते थे मॉडरेट्स के, इनका डिमांड्स होता था एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मॉडरेट्स डिमांड करते थे ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल, मॉडरेट्स चाहते थे कि इंडियंस जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल के अंदर वो बढ़ाया जाए, ठीक है। लीडिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या है, इसको भी आप सेपरेटली पढ़ना, ठीक है, इसको सेपरेटली आप पढ़ लेना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको पढ़ लेना, क्योंकि देखें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है काउंसिल, इंडियन काउंसिल पे, कोई एक्ट के ऊपर पूछा गया, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक्ट पे 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसके आप एक्ट को पढ़ लेना, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1935 वाला, 1919 वाला एक एक्ट है जो, ठीक है, उसका 1909 वाला है। ये सारे अपना इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के साथ तैयार रखना, इसमें से ये भी, इसको भी आप क्या करना, इंट्रो 8 मार्क्स के हिसाब से, 38 मार्क्स वाला नहीं बनाना, इससे 8 मार्क्स से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है, ठीक है, 8 मार्क्स के अंदर। तो इंट्रो, ठीक है, देन बॉडी, देन कंक्लूजन एक छोटा सा लिख लेना 8 मार्क्स के हिसाब से, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ। उसके बाद अपन आए तो देखें सिविल राइट्स जो है, सिविल राइट्स दे कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाइक आर्म्स एक्ट। सिविल राइट्स के अंदर क्या करते थे, कैंपेन करते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, प्रेस का जो है, प्रेस के लिए आजादी चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आप पढ़े होंगे पॉलिटी के अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, ठीक है, ये आप, हाँ ये आप पढ़े होंगे, आई थिंक आर्टिकल 14 है शायद, ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में पढ़े होंगे। एंड देन एन एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लाइक द आर्म एक्ट, ठीक है। देन अगर इसमें देखे आगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो के अंदर इसका तो क्या डिमांड होता था, तो डिमांड होता था रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो है उसमें रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री, तो ये क्या करते थे ना, पैसा को इन्वेस्ट इंडियन इंडस्ट्री में करते नहीं, एक तो पहले पैसा इंडिया से ले रहे हैं, ठीक है, और उसको ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इनका क्या काम होना चाहिए था, इंडिया में जो पैसा ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इंडिया में कम से कम कुछ तो इन्वेस्ट करे, ये सारा पैसा ले जा रहे हैं ब्रिटेन, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था इंडिया के अंदर, एंड एंड ऑफ वेल्थ ड्रेन जो होता था वही ट्रांसफर होता था पैसा का, ब्रिटेन का वो, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखे तो रोल ऑफ लीडरशिप का जो रोल है वो क्या होता था, तो दादा भाई नारोजी जो है, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। अगर आप इनके बारे में लिखना ना, दादा भाई नारोजी के बारे में, तो ये वाला जरूर ऐड करना, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो कहते थे, ठीक है।
देन ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये पहले थे, ठीक है, कौन, दादा भाई नौरोजी पहले थे जो, क्या हुआ था, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट 1892 के अंदर ये इलेक्टेड हुए थे, जो पहले इंडियन थे। एंड यूज हिज पोजीशन टू हाईलाइट इंडियन ग्रीवेंसेस। इन्होंने क्या किया, इंडिया के जो शिकायत थे, ग्रीवेंसेस थे, उनको अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके हाईलाइट किया गया। कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखें तो ये एडवोकेटेड एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, एडवोकेट करते थे एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म के लिए, को लेकर के मेंटरिंग करते थे फ्यूचर्स लीडर्स जैसे कि गोपाल कृष्ण, महात्मा गांधी जैसे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देखें तो रिवाइव द इंडियन एसोसिएशन एंड एम्फसाइज नेशनल यूनिटी थ्रू हिज स्पीचेस। अपने स्पीचेस के थ्रू एम्फसाइज करते थे नेशनल यूनिटी बनाए रखने के लिए, और इंडियन एसोसिएशन को उन्होंने डिवाइड किया था। लिमिटेशन क्या थे मॉडरेट्स के, ये अर्बन इलाइट फोकस, ठीक है। द मॉडरेट्स प्राइमरली रिप्रेजेंट एजुकेटेड। क्या होता था ना कि ये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मॉडरेट्स जो थे ये टारगेट करते थे, ब्रॉडर लेवल पे नहीं हो पाता था मॉडरेट्स का, जो ग्राउंड लेवल पे जो है टारगेट नहीं हो पाता था मॉडरेट का, ठीक है। ये कैसे टारगेट करते थे, प्राइमरली रिप्रेजेंट एजुकेटेड जो अर्बन है, अर्बन इंडियन जो शहर में रह रहे हैं। फेलिंग टू कनेक्ट विद रूरल मासेस, क्या होता था, फेल थे ये रूरल में, जो गांव घरों में जो रहते थे ना, गांव वगैरह में, उनसे ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश फेयरनेस, देयर फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस लिमिटेड द स्कोप ऑफ देयर डिमांड। इन जो ब्रिटिश के साथ इन्होंने क्या किया था ना, फेथ रखते थे ना, वो लिमिटेड कर देता था इसके स्कोप को, डिमांड को। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका कोई दोस्त है तो आप उससे बहुत कुछ ऐसा होगा जो ना मांगना तो चाह रहे होंगे लेकिन नहीं मांग रहे होंगे, क्योंकि आपकी दोस्ती खराब हो जाती है। उसी तरह से इनका मॉडरेट्स का था ब्रिटिश के साथ, वो पूरा उस तरह से डिमांड ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर कुछ ऐसा रेडिकल चीज ये अपनाएंगे या फिर थोड़ा सा एक्सट्रीमली जाएंगे ना, तो उनका ब्रिटिश के साथ बन नहीं पाएगा, इसीलिए, ठीक है। ये भी एक क्या था, इनका लिमिटेशन था। तो देखिए इसमें, तो डिस्पाइट दिस लिमिटेशन द मॉडरेट लेड द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, ठीक है। देयर एम्फेसिस ऑन यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड इकोनॉमिक क्रिएटिव इंस्पायर फ्यूचर। ये छोटा सा कंक्लूजन टाइप का, समरी टाइप का, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, देखिए ये एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख दिया हूँ थोड़ा सा छोटा करके, ताकि अगर पूछे तो आपके पास हो, मतलब कंटेंट हो, आपने पढ़ा हो, ओवरऑल आइडिया ऊपर ऊपर से हो, ताकि आप लिख दे, छूटे नहीं आपसे क्वेश्चन। तो कंट्रीब्यूशन जो एक्सट्रीमिस्ट का आईएनसी के अंदर देख लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो है वही पोस्ट 1905, क्योंकि 1885 से 1905 तक कौन था, मॉडरेट्स थे, ठीक है, मॉडरेट्स थे। 1905 के बाद जो है, पोस्ट 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट का दौर शुरू होता है। तो एमर्ज एज रेडिकल फैक्शन विद इन आईएनसी, आईएनसी के अंदर जो है एक रेडिकल फैक्शन की तरह ये एमर्ज होकर के आए, जिसने रिजेक्ट किया था मॉडरेट की ग्रेजुएटिज्म को इन फेवर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। इनका मेथड्स को अगर देखें तो इनका मेथड देखिए, तो मेथड ऑफ एजिटेशन है स्वदेशी एंड बाइकॉट। क्या है, स्वदेशी एंड बाइकॉट। ये क्या करते थे, सीधा एक्सट्रीम चले जाते थे, ये हम स्वदेशी अपनाएंगे, बाइकआउट करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट प्रमोट करते थे इंडिजिनस फूड्स को, वही स्वदेशी को, और स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा जो चला था। उसके बाद बाइकआउट ब्रिटिश प्रोडक्ट, तो जो एक्सट्रीमिस्ट आए थे ना, उसी टाइम में स्वदेशी मूवमेंट आया था, ठीक है। उसके बाद बाइकआउट ब्रिटिश प्रोडक्ट, तो स्वदेशी के अंदर क्या था, बाइकआउट करना ब्रिटिश प्रोडक्ट को। अगर आपने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलरली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखिए मैं ये जो बोला स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, इस तरह से मैं बोलता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, मे भी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं सीधा यहाँ टू द पॉइंट एंड क्वेश्चन को कैसे देखना है और आंसर को कैसे लिखना वो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको कहीं पे पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैंने बांट के लिखा है उस तरह से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो मैं इसको फोकस करता हूँ, मैं हर एक पॉइंट को आपको पढ़ाऊं, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ाऊं, जैसे कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको पढ़ाऊं। इस पे ना फोकस करके मैं इस पे फोकस करता हूँ अपने वीडियो के अंदर, कि आप क्या करें, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को जो आए एग्जाम के अंदर उसको आंसर लिख दे, जो यही एक वीडियो से, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो स्वदेशी के बाद देखें तो मास मोबालाइजेशन। एक्सट्रीमिस्ट क्या करता था, इनका मेथड जो था एजिटेशन करने का वो मास मोबालाइजेशन का, जैसे मॉडरेट्स मास मोबालाइजेशन को टारगेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो रूरल वाले जो गांव क्षेत्र से उनको वो क्या करते थे, उनको टारगेट ही नहीं कर पा रहे थे। इनका क्या था, ये मास मोबाइलेशन, ये बड़े ज्यादा आदमी तक को इनका टारगेट हो पाता था। जैसे कि
बाल गंगाधर तिलक जो थे वो ऑर्गेनाइज करते थे पब्लिक फेस्टिवल्स जैसे कि गणेश चतुर्थी, आपको पता होगा। और किसका इस्तेमाल करते थे, मेला वगैरह जो लगता था उस पर प्रचार करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए इस्तेमाल करते थे ये लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो यूनाइट हिंदू एंड फोस्टर कल्चरल प्राइड, ठीक है, क्या गणेश चतुर्थी में यूनाइट करते थे हिंदू को और फोस्टर करते थे क्या, कल्चरल प्राइड जो था वो फोस्टर करते थे। उसके बाद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, अनलाइक मॉडर्स एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, ओपनली क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश को। आपको बताया कि मॉडर्स नहीं कर पाते थे ओपनली क्रिटिसाइज क्योंकि उसकी दोस्ती खराब हो जाती, ठीक है। क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसी को और डिमांड करते थे क्या, सीधा स्वराज बोलते थे, सिर्फ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। की डिमांड जो होते थे एक्सट्रीमिस्ट के वो अगर देखें तो की डिमांड्स में देखिए स्वराज, जैसे कि तिलक का स्लोगन था, बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था स्वराज इज माय बर्थ राइट, ठीक है। बिकेम द रैलिंग क्राई शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रिफॉर्म टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड होने लगी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन प्रोमोट करते थे इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, जैसे मॉडर्स क्या करते थे, टारगेट नहीं कर पा रहे थे मॉडर्न, इसमें क्या होता था, ये चाहते थे कि मेरा खुद का कॉलेज होना कि ब्रिटिश का बनाया हुआ, खुद का स्कूल हो, ब्रिटिश का बनाया ना हो। तो ऐसा रहता था एक्सट्रीमिस्ट फेज में। तो ये क्या करते थे, रिड्यूस करना चाहते थे डिपेंडेंसी किसके अंदर, ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन में फिर आपको क्या होता था ना, वेस्टर्न एजुकेशन मिलता था। उसका रोल ऑफ लीडरशिप जो है इसके अंदर देखें तो लीडरशिप का रोल अगर देखें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मोबिलाइज करते थे पीजेंट्स को, वर्कर्स को, इसके थ्रू, तो न्यूज पेपर के थ्रू, जैसे कि न्यूज पेपर कौन सा होता था, तो केसरी, और पब्लिक स्पीचेस के थ्रू, पब्लिक में स्पीच देते थे उसके थ्रू। ये क्या करते थे, पीजेंट्स वगैरह जो है, वर्कर्स वगैरह, इनको इकट्ठा करते थे, इनको मतलब पॉलिटिकली क्या करते, अवेयर करते थे, ठीक है। विपिन चंद्र पाल जो है और लाला लजपत राय, जैसे कि लाल बाल पाल, आपको पढ़ा पता होगा, एक्सट्रीमिस्ट जो है लाल बाल पाल, ट्रायो क्या करते थे, एम्फासाइज करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर। ये लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता के ऊपर और मास पार्टिसिपेशन हो, इसके ऊपर एम्फासाइज करते थे, इनका जोर होता था, ठीक है। इम्पैक्ट देखें अगर एक्सट्रीमिस्ट का, तो ब्रॉडन नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, एक्सपैंड द मूवमेंट बियॉन्ड अर्बन इलाइट्स टू इंक्लूड, देखो यहाँ पे क्या करते थे, बियॉन्ड जाते थे अर्बन के, मॉडर्स क्या होते थे अर्बन तक ही रह पाते थे, ये क्या करते थे, इलाइट जो है अर्बन इलाइट उसके बियॉन्ड जाकर के, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, स्टूडेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, इन लोगों के पास पहुंचते थे, इन लोगों को क्या करते थे, मोबिलाइज करते थे। कल्चरल रिवाइवल देखे तो स्टेज प्राइड इन इंडियन हेरिटेज काउंटरिंग ब्रिटिश अटेम्प्ट टू अंडरमाइन लोकल ट्रेडिशन, ठीक है। फिर उसके बाद देखे तो एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट अप्रोच प्रेशर द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म वाइल इंस्पायरिंग लेटर रिवोल्यूशनरी लाइक भगत सिंह। तो उसका एक्सट्रीमिस्ट का फिर रेडिकल रेडिकल शुरू होता है, रेडिकल फेज शुरू होता है। तो वो तो अब मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था रेडिकल के बारे में, जो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं, तो ये दूसरा वाला अपना खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा देखें, दूसरा हो गया, तीसरा ये था एक्सट्रीमिस्ट वाला, और चौथा देखिए हम लोग, तो तीसरा मैंने कहीं तो मार दिए, इसको आप फोर्थ कर लें। फोर्थ वाला में देखें तो ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी मॉडर्स को, देखो इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, पीवाईक्यू के अंदर एग्जैक्ट पूछा गया है कि मॉडर्स को क्या करने के लिए जो पॉलिसी जो बनाया था ब्रिटिश का वो क्या क्या था, ठीक है। ये पीआईक्यू में आया हुआ डायरेक्ट, ये भी पढ़ लेंगे हम। चलिए, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी अर्ली नेशनलिस्ट के लिए, अर्ली नेशनलिस्ट वही मॉडर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला देखिए तो ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी, रिप्रेसिव लॉ वगैरह लाए इसके लिए मॉडरेट्स को दबाने के लिए, जैसे कि आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर आया। ये क्या करता था, रेस्ट्रिक्ट करता था इंडियन को कोई भी ऑन करने के लिए, क्या चीज का, फायर आर्म, जो प्रिवेंट करता था आर्म रेसिस्टेंट। एक ब्रिटिश ने क्या किया, एक लॉ लाया जिसका नाम था आर्म एक्ट 1878, और इसका काम क्या था, इंडियन जो है वो आर्म्स नहीं रखते थे, और उससे ब्रिटिश को क्या फायदा होता, तो ब्रिटिश इससे जो है आर्म रेसिस्टेंट होने से, आर्म जो रिवोल्ट हो सकता था उससे क्या होता था, बचे रहते थे, ठीक है। उसका इंडियन सेडिशन एक्ट 1870, ये देखिए, ये एक्ट क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये क्रिमिनलाइज कर देता था क्या, जो क्रिटिसाइज करता था ब्रिटिश रूल को, ठीक है, उसको क्रिमिनल बना देता था, स्टिफलिंग फ्री स्पीच, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखें तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आप डिवाइड एंड रूल का देखें तो पार्टीशन इन्होंने बंगाल का किया था हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, ठीक है। इन्होंने एम टू वीकेंड
हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड डिस्टर्ब नेशनल सॉलिडेरिटी। इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भंग करने के लिए डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। हालांकि इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मेन इनका जो मोटो था वो इनको डिवाइड करना था रिलीजियस लाइन पे। ठीक है, उसके बाद देखें तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के अंदर लाया गया, जो इंट्रोड्यूस किया क्या, मोरले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस थ्रू द मोरले मिंटो रिफॉर्म। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 के अंदर में, ये देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म जो क्या है, इसको आप पढ़ लेना अलग से। हो सकता है मोरले मिंटो रिफॉर्म के ऊपर ही इंडिविजुअल 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना। उसका डिवाइडिंग वोटर्स अलोंग रिलीजियस लाइन। ठीक है, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म क्या था, उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट था जो रिलीजियस लाइन के ऊपर क्या करता था, वोटर्स को डिवाइड करता था। उसके बाद तीसरा देखे तो लिमिटेड रिफॉर्म। रिफॉर्म जो होता था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या किया, अलाउड किया नॉमिनल इंडियन पार्टिसिपेशन। जो मॉडरेट्स ने आपको अभी ऊपर पढ़ा था मॉडरेट्स वाले में, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये इसका क्या काम था, जो मॉडरेट्स जो मतलब अप्रूव करवाए थे, उसने क्या किया था, नॉमिनल पार्टिसिपेशन करवाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर वो उसके अंदर भी उसको ना इंडियंस को पावर नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद मोरले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 के अंदर आया, उन्होंने एक्सपैंड क्या किया इंडियन रिप्रेजेंटेशन को मार्जिनली, लेकिन क्या किया, प्रेटराइज कर दिया क्या चीज, लॉयल्टी ओवर मेरिट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर देखो को ऑप्शन टैक्टिक्स, जैसे कि ऑफर करते थे मॉडरेट्स को एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी रोल ऑफर कर देते थे किसको, मॉडरेट्स को। जो राय बहादुर टाइटल्स हो गया, एक टाइटल जो है राय बहादुर का, वो दे देते थे मॉडरेट्स को, या फिर कोई ऐसा कुछ बना देते थे उन लोगों को, कुछ जैसे कि मॉडरेट्स को कोई रोल दे दिए ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अंदर। उससे क्या होता था ना कि मॉडरेट्स फिर भटक जाते थे। फिर देखे तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे कि कॉर्जन जो है, वो डिसमिस किया क्या आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो है ब्रिटिश पॉलिसी के लाए गए किसके लिए, मॉडरेट्स को दबाने के लिए। तो देखो इससे भी पीआई को पूछा गया है, इससे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो पढ़ा है इससे भी पूछा गया, इसमें मैंने आपको ये सब तो पढ़ाई दिया। ठीक है, इससे भी पूछा गया, पीआई को कुछ आया हुआ। एक्सट्रीमिस्ट पे नहीं आया हुआ, तो एक्सट्रीमिस्ट को आप मतलब पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चले कंक्लूजन के ऊपर। तो आप कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो इवॉल्व हुआ थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो 1885 से 1905 के अंदर एस्टैब्लिश किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिसेंट, यूजिंग किया किसका यूज करके, तो पेटिशन का, इकोनॉमिक क्रिटिक्स का। ठीक है, हाईलाइट किया कॉलोनियल इनजस्टिस को। दो लिमिटेड, हालांकि ये लिमिटेड था मास अपील, देयर एफर्ट्स यूनिफाइड एजुकेटेड इंडियंस एंड सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर। देखो आप मॉडरेट्स के लिए ये वाला एक कंक्लूजन लिख सकते हो, किसके लिए, मॉडरेट्स वाले पार्ट के लिए। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये वाला आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, किसके लिए, एक्सट्रीमिस्ट के लिए। और ये वाला आप पूरा ओवरऑल, आप पूरा एक अगर ओवरऑल लिखना हो तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कंक्लूजन है, काफी बड़ा कंक्लूजन है, इसको आप शॉर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक रिप्रेशन, डिवाइड एंड रूल एंड टेकन फ्रॉम साउथ टू सप्रेस नेशनलिज्म बट इंसिस्ट स्टैंडर्ड यूनिटी बाय 1947, द आईएनसी एडेप्टेबिलिटी एम्ब्रेसिंग बोथ किसको, मॉडरेट्स को, डिप्लोमेसी, एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंसी, प्रूव्ड किया इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियन कॉलोनियल रूल। This synergy underscores the INC enduring legacy as the cornerstones of Indian independence movement। ठीक, तो आप इन सबको देख लेना। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन ब्रिटिश पॉलिसी वाला जो है, इसको भी आप देख लेना। कंक्लूजन में आप क्या करना ना, या तो कंक्लूड करके लिख देना, और नहीं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इससे आप ओवरऑल आइडिया ले लेंगे। देखो एट द एंड क्या करना, प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ओवरऑल पूरा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया मैंने इसके अंदर, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आया तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज मैं पढ़ा दिया हूँ। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके 2-3 बार इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने का अगर याद हो गया, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, और याद हो गया तो आपका क्या होगा, सीधा आंसर आपके एग्जाम में जो है आप बैठेंगे तो दिखेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।